हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीट में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो 5वीं यूनिट है उसका पहला टॉपिक है। आज अपन पढ़ेंगे जिसका नाम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसे एनसीएफ कहा जाता है, अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी इसे कहा जाता है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पुटअप होता है हमेशा। 2012 में 3 क्वेश्चन पुटअप हुए थे, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप याद रखिएगा। पाठ्यक्रम के बारे में क्या क्या निर्णय किए गए हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में और ये किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, तो आज अपन इसको कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान से जरूर वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एक रूपरेखा हमें प्रदान करती है जिसमें क्या कहा गया है, शिक्षक और स्कूल उन अनुभवों की योजना बना सकते हैं जो उन्हें लगता है कि बच्चों के पास होनी चाहिए। बच्चों के पास क्या क्या शिक्षा से संबंधित योजना होनी चाहिए और क्या क्या उनको प्राप्त होना चाहिए, योजना कौन बना सकते हैं, शिक्षक और स्कूल उन अनुभवों की योजना बना सकते हैं जो उन्हें लगता है कि बच्चों के पास होनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी नई दिल्ली के तत्वाधान में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 की समीक्षा के लिए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी और 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया था, तो याद रखना प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में। फिर इसके बाद आता है कि एनसीएफ 2005 को बनाने का कार्य किस एनसीईआरटी के तत्कालीन निदेशक के नेतृत्व में संपन्न हुआ था, तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में एनसीएफ 2005 को बनाने का कार्य संपन्न हुआ था। फिर इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि एनसीएफ 2005 को पारित कब किया गया था, तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा 7 सितंबर 2005 को एनसीएफ 2005 को पारित किया गया था। याद रखिएगा डेट, 7 सितंबर 2005 को सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा एनसीएफ 2005 को पारित किया गया था। और इस दस्तावेज में एनसीएफ 2005 में कुल कितने अध्याय हैं, याद रखिएगा जरूर। इस दस्तावेज में एनसीएफ में कुल 5 अध्याय हैं और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005, इसका अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया है। आपको पता है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो उन सभी 22 भाषाओं में एनसीएफ 2005 का अनुवाद किया गया है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि एनसीएफ 2005 में किसको अधिक व्यावहारिक बनाने पर जोर दिया गया, तो आप सभी को पता है इस समिति ने पाठ्यक्रम को अधिक व्यावहारिक बनाने पर जोर दिया। इसमें क्या क्या बात कही गई है, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने की बात कही गई है। याद रखना, इन बातों को आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी बात इसमें नहीं कही गई है, तो ध्यान रखिएगा। बाल केंद्रित बनाने पर जोर दिया गया है शिक्षा को। बालकों को रटंत्र प्रणाली से मुक्ति दिलाने के लिए इसमें बात कही गई है। जो परीक्षा प्रणाली है वर्तमान में उसमें सुधार करने और लिंग, जाति, धर्म आदि आधारों पर जो भेदभाव होता है उसको समाप्त करने की बात एनसीएफ 2005 में कही गई है। जो शोध आधारित दस्तावेज तैयार करने के लिए 21 राष्ट्रीय फोकस समूह बनाए गए थे वो विभिन्न विषयों पर केंद्रित थे। याद रखिएगा कितने राष्ट्रीय फोकस समूह बनाए गए थे एनसीएफ 2005 का दस्तावेज तैयार करने के लिए, 21 राष्ट्रीय फोकस समूह बनाए गए थे। और इनके नेतृत्व की जिम्मेदारी किनको दी गई थी, संबंधित क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों को दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखिएगा कि एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा एनसीएफ 2005 का जो मुख्य सूत्र है वो है लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना किसी टेंशन या बर्डन के पढ़ना। तो इसका सूत्र आप याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है, मुख्य सूत्र लर्निंग विदाउट बर्डन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005 की, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना। याद रखिएगा एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना। और एनसीएफ की रूपरेखा जो है इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि स्कूलों के जो प्राचार्य हैं और अध्यापक जो हैं बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सिखाने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का अवसर देते हैं। याद रखिएगा इसको। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि शिक्षा के विभिन्न साधनों और स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण क्या है, पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा इसको कि शिक्षा के विभिन्न साधनों और स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण क्या है, तो पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए जरूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार माने और उन्हें भागीदार बनाएं, उन्हें ज्ञान के निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं
एनसीएफ 2005 का प्रारंभ किसने किया था, कहां से हुआ था, आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता तथा राष्ट्रीय गान के जो निर्माता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनके निबंध सभ्यता और प्रकृति के एक उद्धरण से हुआ है, जिसमें कवि हमें याद दिलाता है कि बचपन में रचनात्मक भावना और उदार खुशी एक कुंजी है, चाबी है, जिसमें दोनों को एक नासमझ व्यस्क समाज द्वारा खराब किया जा सकता है। तो ये किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर का जो निबंध है सभ्यता और संस्कृति, जिसमें से इसके उद्धरण प्रारंभ हुआ है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रकृति के उद्धरण से हुआ, जिसमें कवि हमें याद दिलाता है कि बचपन में जो रचनात्मक भावना और उदार खुशी जो होती है, इन दोनों को एक नासमझ व्यस्क समाज द्वारा खराब किया जा सकता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं एनसीएफ 2005 जो है वेट को मिशन मोड के रूप में प्रारंभ करता है। और यहाँ वेट शब्द का क्या अर्थ है, वेट यानी वी यानी वोकेशनल अर्थात व्यावसायिक, फिर आता है एजुकेशनल, इसका मतलब है शिक्षा, फिर आता है ट्रेनिंग। तो एनसीएफ 2005 जो है ये वेट को मिशन मोड के रूप में प्रारंभ करता है। और वेट का मतलब आप याद रखिएगा वोकेशनल, एजुकेशन और ट्रेनिंग। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत कितने हैं, 5 हैं। इनमें कौन कौन से हैं देखिए आप, ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये एनसीएफ का सिद्धांत है, याद रखना इनको। ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, शिक्षा रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, और पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन करना कि वह बच्चों का सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध कराए, चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराए, बजाय इसके कि वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। परीक्षा को और अधिक लचीला बनाना और कक्षा कक्ष की गतिविधियों से जोड़ना। लचीला बनाने का अर्थ है यहाँ पर कि सभी प्रकार से परीक्षा में सभी प्रकार पूरे पाठ्यक्रम से क्वेश्चन शामिल हो और कक्षा कक्ष की गतिविधियां उसमें जोड़ी जाए, और एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास करना जिसमें लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं सम्मिलित हो। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं एनसीएफ 2005 का विषय क्षेत्र कौन कौन सा है। तो सबसे पहले आती है भाषा, इसके माध्यम से भाषा शिक्षा सिखाई जाती है। इसके अंतर्गत घरेलू प्रथम भाषा या मातृभाषा शिक्षण किया जाता है, फिर द्वितीय भाषा सिखाई जाती है, और फिर इसके बाद पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। फिर दूसरा विषय क्षेत्र आता है गणित का, जिसमें स्कूली गणित का दर्शन कराया जाता है, कंप्यूटर विज्ञान से रिलेटेड जानकारी दी जाती है। फिर आता है इसका अगला विषय क्षेत्र विज्ञान है, फिर सामाजिक विज्ञान, कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और शांति के लिए शिक्षा। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है शांति के लिए शिक्षा का। फिर इसके बाद बात करते हैं अपन एनसीएफ 2005 और सामाजिक विज्ञान विषय का क्या संबंध है। तो सामाजिक विज्ञान में जो अवधारणाएं हैं उनको विकसित करने के लिए जो उपयोग में की जाने वाली विधियां वो प्रमुख विशेषताओं को सूचीबद्ध करती हैं, क्योंकि सामाजिक में क्या शामिल है, इतिहास शामिल है, जो कि हमारी संस्कृति, राजनीतिक विज्ञान और भारत के संविधान के बारे में जो बताता है हमारा राजनीतिक विज्ञान, इसके बारे में उल्लेख करती हैं। फिर इसके बाद अगला विषय आता है भूगोल, जो कि पर्यावरण और अर्थशास्त्र जो भारत की आर्थिक स्थितियों के बारे में बताता है, इसका उल्लेख किया गया है। सामाजिक विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन कौन से विषय शामिल हैं, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र शामिल है। याद रखिएगा सामाजिक विज्ञान में भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि सामाजिक विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन कौन से विषय शामिल हैं, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान में शिक्षा का उद्देश्य छात्र को सामाजिक राजनीतिक हकीकत का विश्लेषण करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि वे समाज में लोगों, सरकार, मीडिया की भूमिका को समझ सके। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को प्रभावी होने के लिए विचार उत्तेजक होना चाहिए और रोचक गतिविधियों द्वारा छात्रों की भागीदारी में वृद्धि को नियोजित करना चाहिए। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं एनसीएफ 2005 की क्या क्या विशेषताएं हैं और उसकी क्या क्या सिफारिशें थी इसमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में। इन्होंने कहा था, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ट्यूशन पूछा जा सकता है आपकी विशेषताओं में से, कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो है किसमें होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए, तथा इसके बाद जो है आवश्यकता अनुसार, बच्चों की आवश्यकता अनुसार अन्य भाषाएं सीखी जा सकती हैं। तो याद रखिएगा पहली सिफारिश थी कि प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा जो है मातृभाषा में होनी चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण में अभिभावकों के हितों और समझ को महत्व दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत करने को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि शिक्षा रुचिप्रद हो सके। एनसीएफ 2005 में राष्ट्रीय एकता पर भी पर्याप्त बल दिया गया है। याद रखिएगा राष्ट्रीय एकता पर भी पर्याप्त बल दिया गया है एनसीएफ 2005 में। और अगली सिफारिश थी इनकी कि बिना बोझ के अधिगम कार्यक्रम को शामिल करना, विद्यार्थियों को बस्ते के बोझ से मुक्त करना, अर्थात बिना बोझ के अधिगम कार्यक्रम को इसमें शामिल किया गया है। फिर इसके बाद अगली सिफारिश या विशेषता आती थी कि छात्रों के स्वतंत्र विकास के लिए एनसीएफ 2005 में प्रावधान किया गया है।
छात्रों के स्वतंत्र विकास के लिए इसमें प्रावधान किया गया है और बालक को परीक्षा के बोझ से मुक्त करते हुए मासिक और वार्षिक परीक्षा का प्रावधान किया गया है, जिससे छात्रों की परीक्षा के प्रति रुचि विकसित हो सके। पर्यावरण शिक्षा पर भी पर्याप्त बल दिया गया है। शिक्षा को व्यवसाय उन्मुखी बनाने का प्रयास किया गया है और एनसीएफ 2005 जो है स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर कला शिक्षा विषय को लागू करना चाहता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि एनसीएफ 2005 जो है वो स्कूली शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर किस शिक्षा विषय को लागू करना चाहता है, तो कला शिक्षा विषय को लागू करना चाहता है। कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य क्या है कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना तथा छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान की प्रक्रिया में समुदाय अर्थात समाज की साझेदारी जरूरी होती है और एनसीएफ 2005 में किस पर बल दिया गया है, करके सीखने पर बल दिया गया है, लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया गया है और इसमें राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। सह शैक्षिक गतिविधियों में छात्रों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाना चाहिए, इसकी सिफारिश है और पुस्तकालय में छात्रों को खुद पुस्तक का चुनाव करने का मौका दिया जाना चाहिए। दंड और पुरस्कार की भावना को सीमित रूप में प्रयोग करना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना चाहिए। अध्यापकों के प्रशिक्षण और विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत आकलन के रूप में अपनाया जाना चाहिए। फिर इसके बाद अध्यापकों को अकादमिक संसाधन और नवाचार आदि समय समय पर पहुंचाए जाए। छात्रों के जो माता पिता या अभिभावक हैं इनको कठोर संदेश, सख्त संदेश दिया जाना चाहिए कि छात्रों को छोटी उम्र में कुशल बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। सूचना को ज्ञान मानने से बचना चाहिए। विशाल पाठ्यक्रम और मोटी मोटी पुस्तकें की शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। विशाल पाठ्यक्रम जो है शिक्षा प्रणाली में वर्तमान में और बड़ी बड़ी पुस्तकें जो है वो शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है, याद रखिएगा इसको। और एनसीएफ 2005 का मानना है कि पाठ्य पुस्तकों को समाज के स्वीकृत मूल्यों को लागू करने के लिए एक माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए और एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना जो है अपने चरित्र में सक्रिय और सामाजिक है। ये विशेषताएं आप याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2012 में 3 क्वेश्चन इसी में से आए थे, इसी टॉपिक में से। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं एनसीएफ 2005 की आवश्यकता और महत्व क्या क्या है, क्यों आवश्यकता पड़ी इसकी, कि छात्रों की आवश्यकताओं और रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। पाठ्यक्रम निर्माण में अध्यापक की सहायता करने के लिए इसकी आवश्यकता थी। शिक्षण विधियों में सुधार और विकास करने के लिए इसकी आवश्यकता हुई। अभिभावकों को संतुष्टि प्रदान करने के लिए, पाठ्यक्रम में नए तथ्यों और शोधों के निष्कर्षों को शामिल करने के लिए, कक्षा कक्ष शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, भाषा की समस्या के निराकरण के लिए, नैतिक और मानवीय मूल्य में वृद्धि करने के लिए और शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। फिर इसके बाद अपन देखते हैं एनसीएफ 2005 के सिद्धांत कौन कौन से हैं। रुचि का सिद्धांत, इसमें आता है कि शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करने और विद्यार्थी द्वारा उसे सही समझने के लिए रुचि का होना आवश्यक है। अगर रुचि होगी विद्यार्थी तभी उसे वो पढ़ पाएगा, अतः रुचि को विशेष महत्व देते हुए ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। दूसरा सिद्धांत आता है इसका मानवता का सिद्धांत। मानवीय मूल्यों के विकास को प्राथमिकता देना राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का एक अत्यंत आवश्यक लक्ष्य है। इसलिए पाठ्यक्रम में शुरू से ही ऐसे प्रकरणों का समावेश किया गया है जिससे विद्यार्थी में प्रेम, परोपकार, सहिष्णुता, सहयोग की भावना का विकास हो सके। अगला सिद्धांत आता है एकता का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत आता है कि समाज में जो निहित है धर्म, संस्कृति और परंपराएं, इनको एक सूत्र में बांधते हुए और सांप्रदायिक सद्भाव को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का विकास किया गया है और पाठ्यक्रम में भाषा समस्या के निदान के लिए भी प्रयास किया गया है। फिर इसके बाद अगला सिद्धांत आता है नैतिकता का सिद्धांत, जिसमें पाठ्यक्रम में प्रारंभिक स्तर पर ही प्रेरणादायक कहानियों और कविताओं के माध्यम से बालकों में नैतिकता के विकास को महत्व दिया गया है। फिर आता है सामाजिकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत और संतुलित विकास का सिद्धांत। फिर इसके बाद इसके पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में सह संबंधित पाठ्यक्रम होना चाहिए, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, उच्च कक्षाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति का सिद्धांत वाला पाठ्यक्रम, उपयोगिता का सिद्धांत, लचीला पाठ्यक्रम, पूरे पाठ्यक्रम में से क्वेश्चन होने चाहिए, विभिन्न स्तरों के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बालकों के स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, रोचक पाठ्य सामग्री के अनुसार, विषयों से सह संबंधित, क्रियाशीलता का सिद्धांत से संबंधित। फिर इसके बाद क्रमबद्धता, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप पाठ्यक्रम, विज्ञान विषय के वैज्ञानिकों का पाठ्यक्रम, सृजनात्मकता का सिद्धांत से रिलेटेड, व्यापक और संतुलन का सिद्धांत से रिलेटेड पाठ्यक्रम इसमें होने चाहिए। फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि एनसीएफ 2005 के दोष या बाधाएं कौन कौन सी हैं। एनसीएफ 2005 का जो पाठ्यक्रम है इसमें यौन शिक्षा को शामिल नहीं किया गया है, पाठ्यक्रम का उचित एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है,
आर्थिक समस्या के कारण कंप्यूटर शिक्षा पर पर्याप्त बल नहीं दिया गया है और भाषावाद को इसमें बढ़ावा दिया गया है। और एनसीएफ 2005 के लक्ष्य क्या क्या है कि अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करना, शिक्षण संसाधनों में समन्वय स्थापित करना, स्तर के अनुकूल शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, अध्यापकों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना और शारीरिक और मानसिक विकास में समन्वय स्थापित करना। इसके बाद विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करते हुए उनमें मानवीय मूल्यों का विकास करना, प्रभावशाली शिक्षण व्यवस्था स्थापित करना, विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करना, भारतीय संस्कृति का संरक्षण और विकास और राष्ट्रीय एकता का विकास करना। यह आपका टॉपिक हो चुका है एनसीएफ 2005 का कंप्लीट। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें से 3 क्वेश्चन 2012 में से आए थे और अभी 2015 में से 2 क्वेश्चन आए थे, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।